अनपढ़ लोग घास फूस से इलाज करोगे। नए डॉक्टर ने बुजुर्ग वैद्य को धक्के मारकर अस्पताल से निकाला, लेकिन 2 घंटे बाद उसी डॉक्टर ने वैद्य जी के पैरों में गिरना पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर और वैद्य की नहीं है, यह कहानी है अहंकार और अनुभव की, उस जंग की जहाँ जीत हमेशा संस्कारों की होती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था रामपुर। देवदार के घर जंगलों और देवदार के घने जंगलों और ठंडी हवाओं के बीच बसा यह कस्बा अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और उनका विश्वास दवाओं से ज़्यादा दुआओं और घरेलू नुस्खों पर था। इसी कस्बे के पुराने सरकारी अस्पताल के पास एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ 75 वर्षीय वैद्य हरिप्रसाद बैठते थे। वैद्य हरिप्रसाद का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। पूरे इलाके में कोई भी बीमार पड़ता तो अस्पताल जाने से पहले वह वैद्य जी के पास आता। उनकी नाड़ी देखने की कला और जड़ी हुई बूटियों का ज्ञान अचूक था। वे किसी से पैसा नहीं मांगते थे। लोग अपनी श्रद्धा से जो देते जाते उसी में खुश रहते। लेकिन रामपुर की यह शांति तब भंग हुई जब सरकारी अस्पताल के एक नए चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ की नियुक्ति हुई। डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, उम्र 28 साल, लंदन से पढ़कर लौटा, गोल्ड मेडलिस्ट और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कट्टर समर्थक। डॉक्टर आर्यन के लिए मेडिकल साइंस से अंतिम सत्य था और बाकी सब अंधविश्वास। आर्यन जब पहली बार चमचमाती एसयूवी से रामपुर अस्पताल पहुंचा तो उसने नाक भौसी खोल ली। धूल भरी सड़कें और अस्पताल के बाहर बैठी भीड़ उसे रास नहीं आई। उसने आते ही अस्पताल का कायाकल्प शुरू कर दिया था। टाइल्स बदली गई, एसी लगवाए गए, स्टाफ को कड़े निर्देश दिए गए। यह सब अच्छा था, लेकिन आर्यन के स्वभाव में एक कड़वाहट थी, अहंकार की कड़वाहट। उसे लगता था कि इन पहाड़ी लोगों को जीने का सलीका नहीं आता। ड्यूटी ज्वाइन करने के तीसरे दिन डॉक्टर आर्यन अपने केबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी नज़र अस्पताल की बाउंड्री के ठीक बाहर लगी भीड़ पर थी। वहाँ वैद्य हरिप्रसाद एक चबूतरे पर बैठकर एक रोते हुए बच्चे को जड़ी बूटी पीस कर चटा रहे थे। बच्चे का रोना कुछ ही पल में बंद हो गया। आर्यन का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत अपनी अर्दली को बुलाया। यह बाहर क्या तमाशा लगा रखा है? यह बूढ़ा आदमी कौन है जो बिना डिग्री के खुलेआम प्रैक्टिस कर रहा है? अर्दली ने डरते हुए कहा, साहब वो वैद्य हरिप्रसाद है, बहुत ज्ञानी है, पीढ़ियों से यहाँ लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम सब भी चुप रहो, आर्यन चिल्लाया। यही कारण है कि हमारा देश पीछे है। अनपढ़ लोग इलाज करेंगे और हम यहाँ डिग्री लेकर मक्खियाँ मारेंगे। अभी जाओ और हटाओ उसे यहाँ से। आर्यन खुद अर्दली के साथ बाहर गया और वैद्य जी उस समय एक बुजुर्ग महिला की कलाई थामे उसकी नब्ज देख रहे थे। आर्यन ने वहां पहुंचते वैद्य जी के सामने रखे जड़ी बूटियों के थाल को ठोकर मारकर गिरा दिया। मिट्टी के बर्तन टूट गए और सारी औषधियां धूल में मिल गई। सन्नाटा छा गया। वैद्य हरिप्रसाद ने धीरे से सिर उठाया और शांत भाव से डॉक्टर को देखा। यह क्या बदतमीजी है साहब? पास खड़े एक मरीज ने विरोध किया। डॉक्टर आर्यन ने उंगली दिखाकर सबको चुप करा दिया। बदतमीजी मैं नहीं, यह पाखंडी कर रहा है। बिना लाइसेंस बिना डिग्री के लोगों की जान से खेल रहा है। आज के बाद अगर यह यहाँ दिखा तो पुलिस बुलाकर जेल में डलवा दूंगा। निकालो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वैद्य हरिप्रसाद बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बिखरी हुई जड़ी बूटियों को एक बार देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक करुणा थी, उस अज्ञानी के प्रति जो अपनी ही जड़ों को काट रहा था। बेटा, वैद्य जी ने आवाज में कंपन था, लेकिन वह डर की वजह से नहीं बल्कि उम्र की वजह से। डिग्रियां कागज पर होती हैं और ज्ञान अनुभव। याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें नहीं होती वह पहली आंधी में गिर जाता है। मुझे ज्ञान मत दो, जगह खाली करो, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। वैद्य जी वहां से चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने अस्पताल के पास बैठना छोड़ दिया। गांव वाले बहुत दुखी थे, लेकिन बड़े साहब के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि बड़ों का सम्मान और हमारे प्राचीन ज्ञान का आदर होना चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी संस्कृति का समर्थन है। समय बीतता गया। लगभग 1 महीना गुजर गया। जुलाई का महीना आया और पहाड़ों पर मानसून ने दस्तक दी। उस रात भयानक बारिश हो रही थी। बादल फटने जैसी स्थिति थी। रामपुर को शहर से जोड़ने वाला मुख्य पुल भूस्खलन लैंडस्लाइड के कारण टूट गया। बिजली के खंभे उखड़ गए और पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गए। उसी तूफानी रात डॉक्टर आर्यन अपने सरकारी आवास में थे, तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अस्पताल का कंपाउंडर बदहवास था खड़ा था। साहब जल्दी जाइए, चलिए, इमरजेंसी है। आर्यन कोट पहनकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां स्ट्रेचर पर 10 साल का एक बच्चा लेटा हुआ था। उसका शरीर नीला पड़ रहा था और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिले के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का बेटा था, जो छुट्टियों में यहाँ घूमने आए थे और गेस्ट हाउस में रुके थे। क्या हुआ इसे? आर्यन ने बच्चे की नब्ज टटोली। पल्स बहुत धीमी थी। डीएम साहब जो बेहद घबराए हुए थे बोले, डॉक्टर, हम जंगल की तरफ से गए थे, वहां इसे किसी अजीब से कीड़े ने काट लिया या शायद इसने कोई जहरीला पौधा छू लिया। अचानक इसका गला सूजने लगा। अब यह सांस नहीं ले पा रहा, प्लीज कुछ कीजिए। आर्यन ने तुरंत जांच की। यह एनाफिलेक्टिक शॉक था, एक गंभीर एलर्जी। उसने तुरंत एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन तैयार करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कंपाउंडर का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, परसों जो सप्लाई आनी थी वो लैंडस्लाइड की वजह से फंसी हुई है। हमारे पास एड्रेनालाइन का स्टॉक खत्म हो चुका है। बैकअप जनरेटर भी खराब है, तो हम वेंटिलेटर भी नहीं चला सकते। आयरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो? लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। उसने अपनी इमरजेंसी किट चेक की, लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी वह एम्पोल टूटा हुआ था। बाहर तूफानी कारण रास्ता बंद था। बड़े शहर के अस्पताल तक जाने के कम से कम 6 घंटे लगते और बच्चे के पास मुश्किल से 20 मिनट थे। बच्चे का गला सुस्ता जा रहा था। हवा की नली बंद हो रही थी। वह तड़प रहा था। डीएम साहब ने
आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, तुम जो करना है करो, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। लंदन का गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, जिसके पास दुनिया भर की किताबों का ज्ञान था, आज लाचार खड़ा था। उसके पास मशीनें थी पर बिजली नहीं, ज्ञान था पर दवाई नहीं। वह पसीने से तरबतर हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की मौत दिखाई दे रही थी और साथ ही अपना करियर खत्म होता हुआ। तभी कोने में खड़ा अस्पताल का पुराना सफाई कर्मी काका धीरे से आगे बढ़ा। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? आर्यन ने गुस्से और हताशा से उसकी तरफ देखा। क्या है साहब? ये लक्षण बिच्छू बूटी के अति विषाक्त किस्म के लगते हैं। हमारे पहाड़ में इसका इलाज सिर्फ एक ही आदमी जानता है, वैद्य हरिप्रसाद। उसके पास एक खास अर्क होता है जो गले की सूजन को तुरंत काटता है। वैद्य हरिप्रसाद का नाम सुनते ही आर्यन को अपना वह अपमानजनक व्यवहार याद आ गया। उसका अहंकार उसे रोकने लगा। क्या वह लंदन का डॉक्टर अब उस अनपढ़ वैद्य के आगे हाथ फैलाएगा? लेकिन तभी बच्चे ने एक जोरदार हिचकी ली और उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। मॉनिटर जो बैटरी पर था बीप करने लगा। किस सोच में हो डॉक्टर? बुलाओ उस वैद्य को। डीएम साहब चिल्लाए। अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए भगवान को भी बुलाना पड़े तो बुलाओ। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी गाड़ी निकाली, लेकिन कंपाउंडर ने कहा, साहब गाड़ी नहीं जाएगी, कीचड़ बहुत है, पैदल भागना पड़ेगा। कीचड़, बारिश और तूफान की परवाह किए बिना डॉक्टर आर्यन सरकार संकरी पगडंडी पर दौड़ा। उसका सफेद कोट कीचड़ से सड़ गया, उसके महंगे जूते पानी से भर गए। वह हांफते हुए वैद्य जी की कुटिया पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया नहीं बल्कि पीटा। वैद्य हरिप्रसाद ने लालटेन लेकर दरवाजा खोला। सामने वही डॉक्टर खड़ा था जिसने 1 महीने पहले उनके थाल को लात मारी थी। आज वही डॉक्टर भींगा हुआ, कांपता हुआ और लाचार खड़ा था। वैद्य जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। एक बच्चे की जान खतरे में है, मेरे पास दवाइयाँ खत्म हो गई है, उसे उसे सांस नहीं आ रही। आर्यन की आवाज टूट गई। वैद्य जी ने डॉक्टर के चेहरे पर लिखे पश्चाताप और डर को पढ़ लिया। उन्होंने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया, न कोई ताना मारा, न पुरानी बात याद दिलाई। शांत हो जाओ बेटा, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, हम तो बस माध्यम हैं। वैद्य जी ने तुरंत अपनी पुरानी संदूकची खोली, एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें गहरा हरे रंग का तरल था और एक कपड़े की पोटली में सूखी हुई जड़ें ली। चलो जल्दी चलो। 75 साल का बूढ़ा वैद्य आगे आगे और 28 साल का जवान डॉक्टर पीछे पीछे, दोनों कीचड़ में फिसलते हुए अस्पताल पहुंचे। बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, सांस लगभग थम चुकी थी। आर्यन ने उम्मीद छोड़ दी थी। वैद्य जी ने तुरंत बच्चे को लिटाया। उन्होंने उस जड़ी बूटी के तेल को बच्चे के कंठ, गले और छाती पर मालिश करना शुरू किया और उस हरी दवा की 2 बूंदें बड़ी मुश्किल से बच्चे के मुंह में डाली। फिर उन्होंने एक अजीब सी गंध वाली सूखी जड़ को जलाकर उसका धुआं बच्चे की नाक के पास किया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर तूफान की आवाज़ थी। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया, उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी कमरे में एक तेज आवाज़ गूंजी। वह बच्चे की खांसी की आवाज़ थी। बच्चे ने जोर से सांस खींची और रोना शुरू कर दिया। वह रोना उस रात का सबसे मधुर संगीत था। सूजन आंखों के सामने कम होने लगी, बच्चे का नीला पड़ता शरीर वापस गुलाबी होने लगा। डीएम साहब और उनकी पत्नी दौड़कर बच्चे से लिपट गए। अस्पताल के स्टाफ ने राहत की सांस ली। डॉक्टर आर्यन स्तब्ध खड़े थे। जिस साइंस पर उन्हें इतना घमंड था वह आज हार गई थी, और जिसे उन्होंने घास फूस कहा था उसे जीवन दान दिया था, उसने जीवन दान दिया था। जब स्थिति सामान्य हुई, वैद्य जी ने चुपचाप अपना थैला उठा जाने के लिए पीछे मुड़े। वैद्य जी, आर्यन ने पीछे से आवाज़ दी। वैद्य जी रुके। आर्यन उनके पास गया और घुटनों के बल, जी हाँ, वही अकड़ वाला डॉक्टर भरे अस्पताल में उस बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर आपकी विद्या का, आपके अनुभव का अपमान किया। आज आपने सिर्फ उस बच्चे को नहीं, मुझे ये भी एक नई जिंदगी दी है। मेरी डिग्रियां आज आपके अनुभव के आगे कागज के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थी। पूरा अस्पताल इस दृश्य को देख रहा था। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए आर्यन को कंधों से पकड़कर उठाया। बेटा, विद्या कोई भी हो, उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, जीवन की रक्षा। अंग्रेजी दवाइयाँ तेजी से असर करती हैं, वह भी जरूरी है, और हमारी जड़ी बूटियाँ जड़ से रोग मिटाती है, यह भी जरूरी है। झगड़ा इस बात का नहीं कि कौन बड़ा है, जरूरत इस बात की है कि हम साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, आज से आप बाहर नहीं बैठेंगे, अस्पताल के अंदर मेरे केबिन के बगल वाला कमरा आपका होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे, मैं आपसे आयुर्वेद सीखूंगा। उस दिन के बाद रामपुर के अस्पताल की तस्वीर बदल गई। अब वहाँ मरीजों का इलाज सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान के अनूठे संगम से होता था। डॉक्टर आर्यन ने अब एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी बन गए थे। और उन्होंने समझ लिया कि पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर जड़ों से कट गया तो उसका खूखना तय है। दोस्तों, कहानी के अंतिम पड़ाव पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय हिंद या अपने बड़ों को सम्मान कर में एक शब्द जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निष्कर्ष मोरल, यह कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिकता, मॉडर्निटी का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। नई तकनीक और पुराना अनुभव जब मिलते हैं तभी समाज का असली भला होता है। किसी को उसके पहनावे या काम के तरीके से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय कई बार सुई वहाँ काम कर जाती है जहाँ तलवार बेकार हो जाती है। अपने बड़ों और अपने संस्कृति का सदैव सम्मान करें। धन्यवाद।